जब डंजियंस दिखाई दिए, हंटर्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गए। आर्टिफिशियल अवेकनिंग के साथ जिसके पास इनफ मनी हो वो हंटर बन सकता था, इसलिए एकेडमीज हर जगह पॉपअप होने लगी। ज्यादातर इंसेनली एक्सपेंसिव थी, बिल्कुल अनरीचेबल लोगों के लिए, जैसे किमोजन। वो मॉन्स्टर हॉलर के तौर पर काम करता है, डेड कॉर्प्सेस ढोकर अपना गुजारा करता है। उसने ये काम पूरे 9 साल लगातार किया, हर एक पैसा बचाते हुए, सिर्फ एक चांस के लिए कि वो हंटर एकेडमी में एंटर कर सके। वो सपना एक ही पल में खत्म हो जाता है। हॉलिंग चेन स्नैप हो जाती है और एक मैसिव मॉन्स्टर कॉर्प्स उसके ऊपर गिर पड़ता है। वो हॉस्पिटल में जागता है, एक शैटर्ड लेग के साथ, एक ह्यूज मेडिकल बिल और उसकी पूरी सेविंग्स गायब। तभी अचानक उसका फोन लाइट अप होता है और एक नोटिफिकेशन आती है, एक ऐसी एकेडमी से जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था, ट्रांसेंडेंट एकेडमी। प्राइस एग्जैक्टली उतनी ही होती है जितना पैसा उसके पास बचा है। खोने को कुछ नहीं होने की वजह से सियोजन साइन अप कर देता है। ट्रांसेंडेंट एकेडमी किसी नॉर्मल हंटर एकेडमी जैसी नहीं है। यहाँ डंजियन टैक्टिक्स या रैंकिंग थ्योरी नहीं सिखाई जाती। ये लोगों को ह्यूमन लिमिट से आगे जाने की ट्रेनिंग देती है। जहाँ कोई हंटर नहीं पहुंच सकता, यहाँ कोई क्लासरूम्स नहीं है, सब कुछ उसके फोन के थ्रू चलता है और हर लेसन उसके करंट स्टेट के हिसाब से अडैप्ट होता है। उसका मेंटोर डेली ट्रेनिंग असाइन करता है जिसे स्किप नहीं किया जा सकता। एकेडमी को फर्क नहीं पड़ता कि वो इंजर्ड है, टायर्ड है या ब्रोक है। अगर वो मूव कर सकता है तो उसे ट्रेन करना ही होगा। सबसे पहले मेंटल ट्रेनिंग आती है, मेडिटेशन, जो उसके माइंड और बॉडी को काम रहने के लिए फोर्स करती है। उसका बॉडी जितनी जल्दी रिकवर होने लगता है, वो उसके डॉक्टर को शॉक कर देता है। सिर्फ कुछ ही दिनों में वो ऑलरेडी हील हो जाता है और घर जा सकता है और फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करता है। शुरुआत में बेसिक एक्सरसाइजेस, पुशअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग, उसे ये सब रोज रिपीट करना होता है। एकेडमी सिर्फ परफेक्ट मूवमेंट्स काउंट करती है, स्लॉपी रेप्स यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन वो सिर्फ ट्रेन ही नहीं कर सकता। पैसे न होने की वजह से सेओजन को अपने पुराने काम पर वापस जाना पड़ता है। मॉन्स्टर कॉर्प्सेस उसके वर्कआउट्स का हिस्सा बन जाते हैं। वो उन्हें यूज करता है ताकि ट्रेनिंग जल्दी खत्म कर सके। डे बाय डे वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है। सेओजन को शुरू में नोटिस नहीं होता, लेकिन वो ऑलरेडी ह्यूमन रेंज से बाहर स्टेप कर चुका होता है। और ये तब काम आता है जब एक दिन एक मॉन्स्टर कॉर्प्स जिंदा निकल आता है। वो रोर करता है और खड़ा हो जाता है। ग्रेहेड फेला अपने दोस्त से कहता है कि भाग जा और खुद को बचा ले। हमारा गाय रियलाइज करता है कि उसका दोस्त शॉट मर जाएगा क्योंकि उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान कभी मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकता और बिना मैजिक वाला अवेकन भी चांस नहीं रखता। और मैंटिका एक 4 स्टार थ्रेट है, यहाँ तक कि प्रो हंटर को भी स्ट्रगल करना पड़े। हमारा अवेकन डेस्परेटली आसपास हंटर्स के बारे में सोचता है और SEOU उसके माइंड में आती है क्योंकि वो अभी यही थी। लेकिन किम के पास टाइम नहीं है। उसका दोस्त उससे पहले मर जाएगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसे बचाएगा क्योंकि ये नाउ और नेवर है। हमारा गाय एक मेटल रॉड पकड़ता है और फुल स्ट्रेंथ से मैंटिका की तरफ लीप करता है। वो अटैक करता है, लेकिन मैंटिका डॉज कर लेता है और सेओजन इसे अपॉर्चुनिटी मानता है कि मैंचल को वहां से बाहर निकाले। ग्रेहेड फेला हेल्प करने की जिद करता है, लेकिन हमारा आदमी उसे बताता है कि ऐसा करने से दोनों मारे जाएंगे और उसे भागने को कहता है। हमारा अवेकन जानता है कि उसे ये अकेले करना होगा और डिसाइड करता है कि प्रो हंटर्स आने तक टाइम खरीदे। डर के बीच जब वो डेस्परेटली सोचता है कि क्या करे, कोर्स की बातें उसके माइंड में इको करती है, याद दिलाते हुए कि वो यूनिवर्स है जो एक वर्ल्ड को देख रहा है, सोच रहा है कि वो कहाँ से आया और क्या है। ये सिद्धार्था के वर्ड्स है जो अचानक जून के डर से कांपते हुए माइंड को स्टिल कर देते हैं। फिर किरण के वर्ड्स उसके माइंड में आते हैं, कहते हुए कि अपने सेंसेस को जज बनने दो, और वो सक्सेसफुली मैंटिका का अटैक डॉज कर लेता है। हमारा फेलो अपने सेंसेस को कंट्रोल लेने देता है और जब उसे अटैक का ओपनिंग दिखता है, वो सोचता है कि क्या उसे अटैक करना चाहिए और अगर हाँ तो कैसे। शॉन्ग अगला गाइड करता है जब उसे याद आता है कि माउंटेन प्लग करना सिर्फ स्ट्रेंथ की बात नहीं है बल्कि स्पिरिट की फोर्स की बात है। किम सियोजन बिलीव करता है कि वो कर सकता है या उसे करना ही होगा और रॉड को फुल रेजिलियंस के साथ स्मैश करता है, पूरी ट्रस्ट के साथ कि ये काम करेगा। यही है माउंटेन मूव करने की ताकत, द स्ट्रेंथ टू प्लग माउंटेन टेक्निक। उसी पल SEOU सीन पर रश करती है, सोचते हुए ये नॉइज क्या है।
हमारा डूड स्टैगर हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि ये काम कर गया और उसने मैंटिका को डिफीट कर दिया। इसी बीच चिरॉन्स, सिद्धार्था और एक्साइन जी के कोर्सेज की प्रोग्रेस 10, 2.6 और 13% बढ़ जाती है। सेओ सीन पर पहुंचती है और देखती है कि हमारा गाय, जो अभी हंटर भी नहीं है, एक स्टील बार से मॉन्स्टर को मार चुका है। सेओजिन दूसरी तरफ मैनुअल की तरफ दौड़ता है, कंसर्न में कि वो ठीक है या नहीं। ग्रेहेड डूड स्टन्ड है कि उसका दोस्त ये कैसे कर पाया। हमारा गाय एडमिट करता है कि वो वरीड था और सजेस्ट करता है कि वो हॉस्पिटल जाए क्योंकि उसे चोट लग सकती है। सुपरवाइजर स्वॉर्ड स्टार की ग्रैंड डॉटर के सामने सिचुएशन कवर करने की कोशिश करता है, ये मानते हुए कि बस एक छोटी मिस्टेक थी और सारे वर्कर्स हमारे फेलो को चेयर कर रहे हैं। तभी एसईओयू रियलाइज करती है कि उसे फाइनली सही स्टूडेंट मिल गया है। काम खत्म होने के बाद सब अपने घर लौट जाते हैं, इंक्लूडिंग सेओजन, जो अपने दोस्त को फिर से चेक कराने की याद दिलाता है। हमारा डूड अपने कोर्स प्रोग्रेस पर नजर डालता है जो लेसन से भी ज्यादा बढ़ गया था और एडमिट करता है कि एक्सपीरियंस सच में बेस्ट टीचर है। प्रॉब्लम यह है कि डंजन रेड्स के लिए टेम्पररी लाइसेंस पाने के लिए उसे हंटर एकेडमी में एनरोल होना होगा और ट्रांसेंडेंट एकेडमी काउंट नहीं होती। इसलिए वो सोचता है कि क्या उसे बस पैसे सेव करके रियल एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। इसी सोच में डूबा हुआ एसईओयू उसे कॉल करती है, पूछते हुए कि क्या वो एक मोमेंट दे सकता है। हमारा डूड सस्पिशियस होकर उसकी तरफ देखता है और उसे पहले वाली हंटर के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, सोचते हुए कि वो क्या चाहती है। एसईओ स्ट्रेट बात करने का डिसाइड करती है और पूछती है कि क्या वो उसके ग्रैंडफादर से मिलेगा। उसके सरप्राइज के लिए सेओजन ऑलमोस्ट तुरंत रिफ्यूज कर देता है। नॉट इंटरेस्टेड, अटरली अस्टोनिश्ड, वो उसे रोकने की कोशिश करती है, जबकि वो बस घर जाना और अपने लेसन्स करना चाहता है। एसईओ पार्क इस धरती पर 31 साल से है और उन 31 सालों में किसी ने भी उससे कभी ऐसे बात नहीं की थी। आर अवेकंड उसकी बात सुनने के बाद पूछता है कि क्या उसका मतलब ये है कि वो चाहती है कि वो उस हंटर एकेडमी को ज्वाइन करे जो सिर्फ नाम की है और जिसमें कोई स्टूडेंट्स नहीं है। ये बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये बंदा आखिर है कौन जो अजीब एक्सरसाइज करता रहता है। और भले ही वो मैंटिकोर वीकन स्टेट में था, लगभग 2 स्टार थ्रेड के करीब, फिर भी ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि उसने उसे आधा चीर दिया। ये डेफिनेटली दिखाता है कि उसे हंटर बनने में इंटरेस्ट है। सीओ क्लेम करती है कि उनके पास सब कुछ है, जिसमें ग्रेट फैकल्टीज वगैरह शामिल है, लेकिन बीच में ही कट हो जाती है जब सियोजन उसे बताता है कि उसे हंटर एकेडमी की जरूरत ही नहीं है। बी रैंक हंटर में डेस्परेशन बढ़ने लगती है और वो उसके ग्रैंडफादर को स्वॉर्ड स्टार टीचिंग ऑफर करती है। हालांकि हमारा ड्यूड इस ऑफर को भी पास कर देता है, जबकि प्रो हंटर्स इस मौके के लिए जान दे सकते थे। डेस्परेट हंटर ठान लेती है कि वो इसे ऐसे खत्म नहीं होने दे सकती और रिटन टेस्ट प्रपोज करती है, जिस पर किम कहता है कि वो ये खुद कर सकता है। फिर वो रेड्स ऑफर करती है ये सोचकर कि अगर वो रजिस्टर नहीं हुआ तो वो मिस आउट कर देगा, लेकिन हमारा ड्यूड बता देता है कि टेम्पररी सर्टिफिकेशन सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड हंटरमीज ही इश्यू कर सकती है, जिस पर वो रिवील करती है कि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और क्लेम करती है कि वो सब सेट कर देगी ताकि वो ज्वाइन करते ही रेड कर सके। ये आखिरकार काम करता हुआ लगता है और सियोजन रुक जाता है, और जब वो ये देखती है तो वो डिक्लेयर करती है कि अगर उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए तो वो उसे अकेला छोड़ देगी। और सबसे बड़ा क्लिकबैट, वो क्लेम करती है कि वो उससे कभी भी पैसे नहीं मांगेगी। हमारा अवेकंड मानता है कि अगर वो उसकी बैक रब करेगी तो वो भी उसकी करेगा और उससे पूछता है कि बदले में वो क्या चाहती है। सीओ प्रपोज करती है कि प्रो हंटर एग्जाम तक वो उसकी एकेडमी के नाम के अंडर सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे और जहां भी जाए लोगों को बताए कि वो उसका स्टूडेंट है। सियोजन को ये ऑफर काफी अच्छा लगता है। ये उसकी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व कर देता है और बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा है, लेकिन वो सोचता है कि वो उसमें इतनी इंटरेस्टेड क्यों है। पार्क सेओयान एडमिट करती है कि उसे उसमें पोटेंशियल दिखता है और पहली बार वो मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि वो दोनों एक दूसरे को यूज कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। अगले दिन मैंसेल हमारे ड्यूड को कॉल करता है और पूछता है कि क्या उसने सुपरवाइजर के बारे में किसी से कुछ कहा था, क्योंकि अब उनके पास नया सुपरवाइजर है। दूसरी तरफ किम को कल की सेओ यून के साथ हुई बातचीत याद आती है जब उसने उससे एक फेवर मांगा था कि वो उनकी कंपनी को बता दे कि उसे उनका सुपरवाइजर पसंद नहीं है और मॉन्स्टर्स वगैरह के साथ उस पर भरोसा ना करें।
उसे नहीं लगा था कि वो उसे ऐसे फायर कर देंगे, लेकिन वो अपने दोस्त से झूठ बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया और सजेस्ट करता है कि शायद वो उस इंसिडेंट के बाद शर्म के मारे खुद ही रिजाइन कर गया होगा। मैंचेल को ये बात ज्यादा विश्वास योग्य नहीं लगती, लेकिन वो देखता है कि सब ज्यादा खुश है। वो उससे पूछता है कि क्या वो हंटर अकेडमी की तरफ जा रहा है, जबकि वो वहां पहुंच ही चुका होता है। हमारा ड्यूड देखता है कि सेओ यून पहले से उसका इंतजार कर रही होती है, उसके टेम्पररी लाइसेंस के साथ, जो वो उसे थमा देती है। वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो रहा था, लेकिन ये देखकर कि उसने सच में कर दिखाया, उसे तसल्ली हो जाती है। वो अभी प्रो हंटर नहीं है, लेकिन ये पहला रियल स्टेप जैसा लगता है। इसके बाद वो पार्क से कहता है कि उसे डंजन रेड कैसे करनी है ये बताए, लेकिन वो उसे बताने के बजाय दिखाने का फैसला करती है और उससे पहले उसका वेपन चुनने को कहती है। पता चलता है कि उसने पहले से ही एक डंजन रिजर्व कर रखा था। वो डंजन पर पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं। तभी हमारा अवेकंड उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, क्योंकि उसे लगा था कि उसने कहा था कि वो उसे अकेला छोड़ देगी। सीओ कन्फेस करती है कि वो उसका इकलौता स्टूडेंट है। वो उसे उसकी पहली डंजन रेड में अकेला नहीं छोड़ सकती। वो उसे इसे एलिट स्टूडेंट्स के लिए 1-1 ट्यूटरिंग समझने को कहती है। चूंकि ये उसकी पहली रेड है, वो मानती है कि ये सिर्फ एक प्रिकॉशन है। आमतौर पर इस डंजन में सिर्फ कोबाल्स होते हैं, लेकिन वो उसे गार्ड डाउन न करने की सलाह देती है। कोबाल्स 2 स्टार थ्रेट होते हैं। ये किसी नौसिखिए के लिए हाथ गंदे करने और हैंड्सना एक्सपीरियंस लेने की परफेक्ट जगह है। और शुक्र है कि मैंटिकोर की तरह सियोजन को लगता है कि उनकी शील्ड मैजिक को पियर्स करना आसान है। नॉर्मली नॉन मैजिकल अटैक्स इन ट्रांसलूसेंट शील्ड से ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि हमारे ड्यूड के नॉन मैजिक अटैक्स काम कर रहे हैं। जैसे ही वो अपने भाले से कोबाल्स को स्लैश करता है और अपनी कोर्स प्रोग्रेस ऊपर जाते देखता है, उसे बहुत खुशी महसूस होती है। भले ही ये मैंटिकोर जितना ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 कोबाल्स के लिए ये काफी डैम गुड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो डंजन रेड्स करके पैसे कमा सकता है। इस बीच सेओ यून उसे हैरानी से देखती है जब वो स्पीड बढ़ाने का सुझाव देता है। किम सियोजन को ये बिल्कुल किसी गेम में एक्सपीरियंस ग्राइंड करने जैसा लगता है। सेओ यून को शुरू से ही पता था कि हमारा अवेकंड थोड़ा अजीब है, लेकिन डंजन रेड से लौटने के बाद से वो बस एक ब्लैंक स्क्रीन को घूरे जा रहा है। उसके पीओवी से स्क्रीन पूरी तरह ब्लैंक है और वो सोचती है कि वो कितने घंटों से उसे ऐसे ही देख रहा है। और ये सबसे बुरा हिस्सा भी नहीं है। बिना किसी ढंग की ट्रेनिंग के और अपनी पहली ही रेड में हमारा बंदा कोबाल्स को किसी 10 साल के वेटरन की तरह मार रहा है। वो फीस बचाने के लिए उन्हें खुद ही ढो रहा है और फिर से वही अजीब एक्सरसाइज कर रहा है। उसे एहसास होता है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब उसके ग्रैंडफादर को पता चल जाएगा कि उसका एक नया स्टूडेंट है, और जब वो ये देखेंगे तो उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। आधी रात के बाद सियोजन टांट्रम्स फेंकने लगता है कि उसने अभी तक एक भी लेसन नहीं किया है। ये सेओ यून को अपनी लाइफ चॉइसेस पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या उसने सही फैसला लिया। इस बीच हमारा ड्यूड अपने बैंक बैलेंस को देखकर क्लाउड 9 पर होता है, जो एक ही दिन में 9,510,01 हो गया होता है। खुद से ढोना और प्रोसेस करना सच में फायदे का सौदा निकला और उसे सब कुछ वर्थ इट लगता है। हालांकि इसमें उसका काफी टाइम लग गया और वो कल लेसन भी पूरा नहीं कर पाया। हमारा ड्यूड फैसला करता है कि वो मैनुअल से पूछेगा कि क्या वो ये काम करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो भरोसेमंद है और उसे लगता है कि कांटेक्ट में रहना अच्छा रहेगा। उसे लगता है कि उसका दोस्त एक दिन अपनी खुद की हॉलिंग कंपनी भी खड़ी कर सकता है। मौका मिलते ही उसे कॉल करने का फैसला करते हुए सियोजन सोचता है कि अब जब उसके पास आखिरकार कुछ कैश है तो उसे क्या करना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करते हुए वो सोचता है कि इसे सेव करे या किसी बेहतर चीज में लगाए। भले ही रेडिंग करना और पैसा कमाना सब बढ़िया है, लेकिन हमारा बंदा निराश है कि कोर्स प्रोग्रेस रेट वैसा नहीं है जैसा उसने उम्मीद की थी। उसे लगता है कि जरूर कोई तेज तरीका होगा और स्ट्रॉन्ग बनने का, बिल्कुल मंकी किंग जितना। अचानक उसे एहसास होता है कि पहले पैसे न होने की वजह से उसने उस कोर्स की बस एक झलक ही देखी थी, और अब जब उसके पास पैसे हैं वो बिना दूसरा सोचे उसे खरीदने का फैसला करता है। जैसे ही वो परचेज पर क्लिक करता है, कोर्स की फीस 27 बिलियन एक निकलती है। ये देखकर हमारा बेचारा बंदा सड़क के बीच में ही मेंटल ब्रेकडाउन कर लेता है, जबकि पास से गुजरते लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। थोड़ा सुलगने के बाद वो तय करता है कि उस कोर्स की चिंता बाद में करेगा और अब गियर देखने का फैसला करता है।
खुद से बुदबुदाते हुए वो सोचता है कि अगर कोर्स नोगो है तो कम से कम सही से इक्विप तो हो ही सकता है। ट्रांसेंडेंट मार्केटप्लेस ढूंढकर जैसे ही वो उसे खोलता है, पता चलता है कि यहाँ ट्रेनिंग गियर सक्सेसफुल ग्रेजुएट्स द्वारा बेचा और बनाया जाता है। हमारा दोस्त तब ट्रॉमेटाइज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि यहाँ सिर्फ एलिक्सर, शील्ड ऑफ ईजिस और स्पीयर ऑफ लॉन्गस है और ये सब मिथिकल आइटम्स हैं। भले ही ये रेप्लिका हो, फिर भी ये सारे मिथिकल आइटम्स हैं, वो भी सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। सियोजन एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो समझ जाता है कि ये आइटम्स आम नहीं है। वो सोचता है कि अगर ये ग्रेजुएट्स हैं तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसेंडेंस है, और अगर वो आराम से मिथ से बने ट्रांसेंडेंट क्राफ्टेड आइटम्स बेच रहे हैं तो वो बस वही लेने का फैसला करता है जिसकी उसे जरूरत है। स्पीयर ऑफ लॉन्गनेस चुनकर वो परचेज पर क्लिक करता है और सही प्राइस के लिए कर्मा कैलकुलेट होने लगता है। बाद में सियोजुन को एग्रेसिवली पुशअप्स करते हुए पाया जाता है। तभी सेओ यून उससे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। हमारा बंदा गिनती जारी रखता है और मान लेता है कि कीमत ज्यादा ही होगी। रेप्लिका होने के बावजूद ये इनवैल्यूएबल होगी। उसे पता था कि ये एक्सपेंसिव होगा, लेकिन 100 मिलियन का होगा ये उसने नहीं सोचा था। वो अच्छे से जानता है कि उसके पास कभी इतना पैसा नहीं हो सकता। हमारा अवेकंड ये समझकर सुलग जाता है कि आखिर में सब कुछ पैसे पर ही आकर रुकता है। वो स्पीयर के लिए 100 मिलियन भी नहीं दे सकता। वो सोचता है कि फिर मंकी किंग के कोर्स के लिए 27 बिलियन वो कभी कैसे जुटाएगा और कंधे झुका लेता है। सेओ उसे आवाज देती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है, और फिर उसे अकेडमी टूर्नामेंट के बारे में बताती है। सियोजन ने इनके बारे में सुना तो था, लेकिन डिटेल्स नहीं जानता था। पता चलता है कि ये हंटरमीज का टूर्नामेंट होता है जहां अनगिनत हंटरमीज ये देखने के लिए मुकाबला करते हैं कि वो कहां स्टैंड करते हैं। बी रैंक हंटर उसे कुछ पेपर्स देती है और कहती है कि वो इसे एक तरह से रैंकिंग सिस्टम मान सकता है। वो बताती है कि ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और अकेडमी टूर्नामेंट्स आमतौर पर डिवीजन 4 में आते हैं। अगर सियोजन टूर्नी में अच्छा करता है तो उसे हायर डिविजन्स में जाने का मौका मिलता है और इससे अकेडमी की प्रोफाइल और ऑफिशियल रिकॉग्निशन बढ़ती है। अकेडमी अपने बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हमारा बंदा सोचता है कि क्या वो ये सब इसलिए कह रही है ताकि वो ड्रीम अकेडमी को रिप्रेजेंट करे। वो हामी भरती है और वो कैलकुलेट करता है कि अगर वो अकेडमी टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है तो उसकी कोर्स प्रोग्रेस शायद स्काईरॉकेट कर जाए। वो इसे एक्सपीरियंस ग्राइंड करने का एक और तरीका मानता है, इसलिए सियोजन मान जाता है। और जब वो सेओ को हैरान देखता है तो उसे याद दिलाता है कि यही तो उनका डील था। वो उससे पूछता है कि टूर्नामेंट्स कैसे होते हैं और वो बताती है कि एग्जैक्ट डिटेल्स पहले रिलीज नहीं की जाती, लेकिन स्कोरिंग डंजन रेड्स और सिंगल कॉम्बैट दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। और अब जब वो इस बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अब तक सिर्फ एक मैंटिकोर और कुछ कोबाल से ही लड़ाई की है। उसने कभी किसी दूसरे स्टूडेंट का सामना नहीं किया, लेकिन अगर वो कॉम्पीट करने वाला है तो वो सही तरीके से करना चाहता है और सोचता है कि उसे स्पैरिंग पार्टनर कहाँ मिलेगा। तभी वो पीछे देखता है और पार्क सेउन को पाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ स्पार कर सकती है। आखिरकार वो स्पार करने के लिए मान जाती है और हमारा बंदा इसे एक अच्छा मौका मानता है क्योंकि सेओ यून एक बी क्लास हंटर है, और इतना ही नहीं, एक बी क्लास जिसने फेमस वॉर्ड स्टार के अंडर ट्रेनिंग ली है। हमारे ड्यूड को नहीं पता कि वो खुद कहाँ स्टैंड करता है, लेकिन वो सच में ये जानने के लिए बेताब था कि वो असल में कितनी स्ट्रांग है। सेओ उससे पूछती है कि क्या वो श्योर है, उसे याद दिलाते हुए कि वो एक बी क्लास हंटर है। सियोजन उससे कहता है कि वो उस पर थोड़ा आसान रहे और वो खुद को होल्ड बैक करने का फैसला करती है। हमारा बंदा उसकी तरफ दौड़ता है और जैसा कि बी क्लास हंटर ने सोचा था, उसकी मूव्स बहुत ऑब्वियस है। वो फास्ट है, लेकिन उसका फुटवर्क क्लमजी है और वो हर अटैक अपनी आंखों से टेलीग्राफ करता है। कोबाल्ट डंजन में उसने जो देखा था वो इम्प्रेसिव जरूर था, लेकिन वो मानती है कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इन अटैक से क्या करना चाह रहा है, इसलिए वो इसे खत्म करने का फैसला करती है। वो काउंटर अटैक करती है, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब हमारा अवेकंड एक मैजिकल स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है, जबकि उसका वेपन उसके हाथ से उड़ जाना चाहिए था। उसकी तलवार उसकी गर्दन पर होनी चाहिए थी और यही सब खत्म हो जाना चाहिए था। हमारा बंदा भारी सांस लेता है और कहता है कि अब होल्ड बैक ना करने का टाइम आ गया है। सेओ यून कंफ्यूज हो जाती है कि हो क्या रहा है, क्योंकि उसे सियोजुन के अटैक्स ज्यादा फास्ट और शार्प लगने लगते हैं। वो बिल्कुल एक अलग ही फाइटर जैसा है। इसी बीच कोस हमारे अवेकन के दिमाग में रिकॉल होता है
उसे गाइड करता है कि वो अपने अटैक्स को ऑब्वियस बनाए रखे, लेकिन साथ ही कुछ फेकआउट्स भी मिक्स करता रहे। यह एक्सप्रेस करता है कि इसे ऑब्वियस बनाने का पॉइंट हारना नहीं है, बल्कि अपने अपोनेंट को उसके ही आधे दिमाग का इस्तेमाल करके हराना है। हमारा फेला एक ऑब्वियस अटैक करता है ताकि सामने से ऑब्वियस डिफेंस आए और फिर रिकॉल का यूज करके नेक्स्ट अटैक को चेन करता है, जो एसईओ को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और उसे पाउंस करने और फाइनल ब्लो देने का मौका मिल जाता है। बी रैंक हंटर ये देखकर शॉक में चली जाती है और अनजाने में खुद को बचाने के लिए फुल फोर्स लगा देती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या था, और जब वो हमारे गाय को दीवार से टकराकर खून उगलते देखती है तो पैनिक कर जाती है। सेओजुन उसे एश्योर करता है कि वो ठीक है और हंसता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो हार गया है। एसईओ सोचती है कि क्या उसने सच में ये सोचा था कि वो एक बी क्लास प्रो और एक मियर स्टूडेंट की फाइट में जीत जाएगा। वहीं हमारा डूड ये एक्नॉलेज करता है कि प्रोज इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रोज है। उसके लिए ये मॉन्स्टर से लड़ने जैसा बिल्कुल नहीं था और उसे लगता है कि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तभी उसे कोर्स प्रोग्रेस इंक्रीज होने की नोटिफिकेशन मिलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने उम्मीद की थी। इससे उसे समझ आ जाता है कि असल में सब कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बारे में ही है। वो सोचता है कि टूर्नामेंट तक उनके पास फ्री टाइम है या नहीं, और एसईओ यू से पूछता है कि क्या वो डंजन रेड्स के बीच स्पारिंग जारी रख सकते हैं। हमारे डूड को लगता है कि उसके साथ स्पारिंग करना उसके लिए वाकई बहुत हेल्पफुल था। वहीं एसईओ यू सोचती है कि वो उसे ऑलमोस्ट हट कर बैठी थी, फिर भी वो और चाहता है। वो अजीब है, लेकिन अब उसे पता है कि वो सीखने के लिए ईगर है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से उसने वादा भी किया था कि वो पूरी मदद करेगी, इसलिए एसईओ यू अग्री कर जाती है और अनाउंस करती है कि अगर वो जीता तो प्राइज मनी भी पूरा उसी का होगा। सेओजन प्राइज मनी के बारे में सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, और जब वो बताती है कि प्राइज मनी करीब 100 मिलियन या ऐसा कुछ है, तो हमारा बंदा एकदम उछल पड़ता है। अचानक उसमें फियर स्पिरिट आ जाती है। वो ओवरहाइप्ड होकर पूछता है कि क्या यहाँ वेट्स है या वो इस कंक्रीट को ही फाड़ दे। सेन अपनी एकेडमी को डिस्ट्रॉ होते देख ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है, जबकि हमारा डूड हाथ में कंक्रीट का टुकड़ा लेकर वर्कआउट शुरू कर देता है। बी रैंक हंटर सोचती है कि वो आखिर कर क्या रहा है, और वो उसे अश्योर करता है कि सब फाइन है और उसे थैंक यू भी कहता है। 2 हफ्ते बाद टूर्नामेंट डे आ जाता है। एक ह्यूज क्राउड जमा होता है जब एक लड़का अरीना में पहुंचता है और उसे क्राउड उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। वो खुद से बुदबुदाता है कि अवेकेंड लोग काफी नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर भी हंटर्स को आपस में लड़ते देखना रेयर है। उसे यकीन है कि यहाँ गिल्ड्स, मर्सनरीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के स्काउट्स भी होंगे। लोग उसे जज करते हैं और सोचते हैं कि उसका कैरेक्टर क्लासिक एक्सपोजिशन वाला है और क्या वो बस खड़ा होकर मोनोलॉग ही देगा। डायरेक्शंस पूछकर वो कंटेस्टेंट रूम तक पहुंचता है और इतने सारे लोगों को देखकर इंटिमिडेटेड महसूस करता है। सोचता है कि क्या उसे इनके बीच से होकर चलना पड़ेगा। वो बाकी कंटेस्टेंट्स के फैंसी वेपन्स और उनके ह्यूज कॉन्फिडेंट बॉडीज को देखता है। वो सबको नोटिस करने में लगा होता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये हर एकेडमी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तभी उसकी नजर किम सियोजन पर पड़ती है, जिसके पास एक डिंकी वेपन है, जैकेट को स्ट्रैप की तरह यूज कर रहा है और फोन देख रहा है। लड़का बाकी कंटेस्टेंट्स को गॉसिप करते सुनता है, जो हमारे फेलो के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ये स्क्रैप कौन है और किस एकेडमी से आया है। उन्हें लगता है कि ये यहाँ तक पहुंचाने वाले लाइफ डिसीजंस पर पछता रहा होगा। वहीं हमारा अवेकन जज करता है कि कम से कम धीरे बोल सकते थे और फिर भी अपने लेसन्स पर फोकस करने का फैसला करता है। कंटेस्टेंट्स ब्लैंक स्क्रीन देखते हुए उसे मजाक उड़ाते हैं और बिलिटल करते हैं, लेकिन वो लड़का हमारे डूड को अपने जैसा पाता है, बिल्कुल वैसा जैसे नए स्कूल में जब फोन देखने का नाटक करते हो ताकि कुछ करने को मिले। वो दर्द लड़के ने झेला है और मान लेता है कि सेओजून भी उसकी तरह अकेला है। लड़के की किंड्रेड सोल हमारे गाय की तरफ बढ़ती है और खुद को मिंगी ली के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। मिंगी ली एक 19 ईयर ओल्ड अवेकन है। सेओजून भी अपना परिचय देता है और सोचता है कि मिंगी शायद हाई स्कूलर होगा क्योंकि वो यंग लगता है। मिंगी उसके बगल में बैठता है और डायोकिल जैंग की तरफ इशारा करता है, जो क्वेल एकेडमी का राइजिंग स्टार है। टिपिकल पावर क्लास है, एक्स यूज करता है और चावलमान से बहस में लगा है। हाइपर फोकस्ड मिंगी आगे बढ़ते हुए मिंट एकेडमी के चेलमन ली के बारे में बताता है, जिसका यूनिक ट्विन डैगर फाइटिंग स्टाइल है।
वही सेओजिन आंखें सिकोड़ता है क्योंकि उसने ये इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं थी और रियलाइज करता है कि ये जरूर एक्सपोजिशन कैरेक्टर है। हमारा डूड मान लेता है कि उसे इन सब के बारे में काफी कुछ पता है और ली बताता है कि वो अच्छी खासी रिसर्च करता है। जब डैकियल और चैलमन बहस में लगे होते हैं तब रेवेनेंट एकेडमी का जून ह्यून ली उन्हें चुप करा देता है। कहता है कि उनकी यैपिंग इरिटेटिंग है। सब एकदम शांत हो जाते हैं और पता चलता है कि जुनान उसकी एकेडमी का भी और इस टूर्नामेंट का भी नंबर 1 है। टर्न्स आउट वही विनर है और भले ही वो कॉम्पीट नहीं करना चाहता था क्योंकि ये उसके लेवल से नीचे था। मिंगी गैस करता है कि जरूर कुछ हुआ होगा। फिर वो सेओजन से पूछता है कि क्या उसने स्वॉर्ड स्टार के बारे में सुना है और बताता है कि रूमर है कि उसकी ग्रैंड डॉटर ने उसे रिक्रूट करने की कोशिश की थी। ये सुनकर हमारा डूड दंग रह जाता है, जबकि मिंगी आगे बताता है कि जून वुआन ने उसे मना कर दिया था स्वॉर्ड स्टार की ग्रैंड डॉटर को। हमारा गाय इसे आसानी से इमेजिन कर सकता है। वहीं जून ह्यून फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो इन लो लाइव्स के साथ फंसा है और गुस्से में ट्रैश बिन को किक कर देता है। अगर उसके अंकल की रिक्वेस्ट न होती कि उसे ऊपर भेजा जाए तो वो यहाँ आता ही नहीं। वो सोचता है कि इस ट्रैश हीप के टॉप पर होने का क्या फायदा जब कोई परवाह ही नहीं करेगा कि वो जीता या नहीं। अगर उसे पता होता कि ये सब ऐसा निकलेगा तो वो SEO का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता। एक वर्थलेस एकेडमी ही सही, कम से कम वो स्वॉर्ड स्टार की ग्रैंड डॉटर तो थी। उसे लगता है कि वो उससे कुछ हासिल कर सकता था और फिर जब वो यूजलेस हो जाती तो छोड़ देता। तभी अचानक वो किम सियोजिन को अपनी तरफ घूरते हुए देखता है और सोचता है कि ये स्क्रब उसे क्यों देख रहा है। मिंगी हमारे गाय को बताता है कि जून ह्यून उनकी तरफ देख रहा है, जबकि वो खुद सोच रहा होता है कि अगर वो बंदा SEO के लिए रिक्रूट करने लायक है तो उससे लड़कर उसे कितना कोर्स प्रोग्रेस मिलेगा। अनाउंस किया जाता है कि पहला राउंड जल्दी शुरू होने वाला है और सारे कंटेस्टेंट्स को रेडी होने के लिए कहा जाता है। SEO जून ने पिछले 2 हफ्तों में चिरॉन्स और श्यांस कोर्सेज पर 30% हिट करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि इससे वो इंस्टेंट स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन हर कदम पर उसे फर्क महसूस होता है। बाकी लोग उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन वो गैप क्लोज कर रहा है। उसे कॉन्फिडेंस है कि वो किसी भी मॉन्स्टर और किसी भी अपोनेंट को ले सकता है। पहला राउंड डंजन मेस निकलता है जो हमारे डूड का सारा इंथुजियाज्म उड़ा देता है। टूर्नामेंट का राउंड 1 शुरू होता है और क्राउड पूरा हाइप्ड होता है। एक गाय SEO से टकरा जाता है जिसने कैप पहनकर डिस्गाइज किया हुआ है, फिर भी उसे वो फेमिलियर लगती है। रिवील होता है कि पहला राउंड डंजन मेज है जहां दूसरे प्लेयर्स पर अटैक करना फॉरबिडन है और बस गोल एस्केप करना है। बेसिकली ये टेस्ट है कि वो मेज में रास्ता कैसे ढूंढते हैं। ऑडियंस मानती है कि ये ऑफिशियल लीग कंपटीशन से बाहर होने पर भी इतना सिंपल नहीं है। मॉन्स्टर्स को डिफीट करने पर शायद हिंट्स या आइटम्स मिलते हों जो एस्केप में हेल्प करें, इसलिए ये क्लासिक डंजन रेडिंग स्किल्स का टेस्ट है। सब लोग बाहर काफी हाई लेवल दिखते हैं, लेकिन जून ह्यून को देखकर सबका दिमाग उड़ जाता है। एक गाय बोलता है कि वो स्टूडेंट नहीं बल्कि बिल्कुल अलग लेवल पर है, जबकि दूसरा नहीं जानता कि वो कौन है। सबको यकीन है कि जून ह्यून पूरा टूर्नामेंट जीतने वाला है। SEO सोच रही होती है कि वो यहाँ क्यों है, तभी वो गाय घूमता है और वो जल्दी से अपना चेहरा हाथों से ढकते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाती है। उसे पता है कि अगर पहचान ली गई तो वो चुपचाप ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। वो होप करती है कि सियोजिन ठीक हो, जबकि वो दीवार को अपने स्पेयर से जैब कर रहा होता है और रियलाइज करता है कि वो दीवारों के आर पार नहीं जा सकता। हमारा फेलो गैस करता है कि मेज सॉल्व करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता और चलते हुए दीवार पर अपना हाथ स्लाइड करता है। अगर उसे पहले पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वो थीसिस लेसन ढूंढता, क्योंकि उसे लगता है मेज सॉल्विंग के टिप्स जरूर रहे होंगे। थीसियस मिथोलॉजिकल हीरो जिसने मिनाटोर को मारा और लैबिरिंथ से निकला। चलते चलते वो रोड के फोक पर पहुंचता है और सबकी बात याद करता है कि अगर मेज की दीवार पर एक हाथ रखो तो आखिर एग्जिट मिल ही जाता है। सेओजिन लेफ्ट जाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसे एक अजीब फीलिंग आती है जो उसे दूसरी तरफ जाने को कहती है। हमारा अवेकन सोचता है कि क्या यही वो सिक्स्थ सेंस है जिसका चिरो ने जिक्र किया था, इंस्टिंक्ट। वो नर्वस होकर उस डायरेक्शन में कदम रखता है, उम्मीद करते हुए कि इंस्टिंक्ट को पता है वो क्या कर रहा है। उसे अजीब लगता है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि स्कार एकेडमी का सोमन छो एलिमिनेट हो गया है। हमारा फेलो सोचता है कि उसने अब तक किसी मॉन्स्टर से फाइट क्यों नहीं की, जबकि अनाउंसमेंट्स के हिसाब से सब लड़ रहे हैं।
अचानक उसे रियलाइजेशन होती है और वो सोचता है कि शायद इंस्टिंक्ट उसे मॉन्स्टर्स से भी बचा रहा है। वो वंडर करता है कि अगर मेटामॉर्फोसिस में 100% प्रोग्रेस हो गया तो क्या वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएगा या एनिमी को मूव करने से पहले देख पाएगा। सेओजन सिर्फ ये सोचकर ही थ्रिल्ड महसूस करता है। तभी मिंगी ली उसे आवाज देता है, वार्निंग करता है कि केयरफुल रहे क्योंकि मॉन्स्टर्स कहीं भी हो सकते हैं। मिंगी को देखकर हमारे गाय का सारा एक्साइटमेंट गायब हो जाता है और वो सोचता है कि ये यहाँ कहाँ से आ गया। मिंगी बताता है कि वो इतने कॉन्फिडेंस से मूव कर रहा है और एंग्शियस होता है कि कहीं उसे कुछ पता तो नहीं जो उसे नहीं पता। हमारा अवेकन बताता है कि वो बस इंस्टिंक्ट के साथ जा रहा है और ये सुनकर मेडियोकर हंटर हैरान रह जाता है कि वो बिना किसी प्लान के भटक रहा है। उसे पता है ये डेंजरस है, इसलिए वो डिक्लेयर करता है कि उसके पास एक अच्छा मेथड है और डेमोन्स्ट्रेट करता है कि अगर एक हाथ दीवार पर रखकर पूरा फॉलो किया जाए तो किसी भी मेज से बाहर निकला जा सकता है। एसईओ जून को ये पहले से पता होता है और वो आर्ग्यू करता है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा और वो अपना तरीका फॉलो करेगा। मिंगी उसे वार्न करता है कि वो खो जाएगा और किम इशारा करता है कि उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जिससे वो सोचने लगता है कि वो उसे फॉलो ही क्यों कर रहा है। नॉर्मल हंटर बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे लगता है वो दोनों सैम है, वो भी अकेला है और उसने उसे भी अकेला देखा था। रियलाइजेशन सेओजन को होती है कि उसने पहले उससे बात क्यों की थी। वहीं मिंगी मानता है कि वीक लोगों के लिए साथ रहना स्मार्टर है। हमारे डूड को डिसबिलीफ होता है कि उसे वीक कहा जा रहा है और वो गैस करता है कि शायद वो दिखता ही ऐसा है। ली उसे कुछ दिखाने का डिसाइड करता है जो उसे हार्ड टाइम्स में मोटिवेटेड रखता है और वो उसकी क्यूट सिस्टर की फोटो होती है। हमारा अवेकन उससे अग्री करता है और जाने लगता है, लेकिन क्लिंगी डूड उसके पैर पकड़ लेता है और साथ चलने को कहता है। मना करने के बाद भी किम देखता है कि वो बहुत परसिस्टेंट है और गैस करता है कि उसकी उम्र में अवेकन होकर भी ये डरावना है। मिंगी उसे वार्न करता है कि ये डेंजरस है। हमारा डूड अपने अंदर की लड़ाई में होता है कि उसे साथ ले या नहीं। तभी सेओजन उससे पूछता है कि वो अकेला क्यों है जब उसकी सिस्टर और फैमिली है, और ली बताता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है और अब सिर्फ वो और उसकी सिस्टर है। ये बात हमारे लाड को उसके छोटे वाले सेल्फ की याद दिलाती है और वो चुप हो जाता है, जबकि मेडियोकर हंटर रिग्रेट करता है कि उसने ये शेयर किया, सोचते हुए कि शायद उसने उसे अनकंफर्टेबल कर दिया। वो किम को अश्योर करता है कि वो ठीक है और ये बहुत पहले की बात है। जब सियोजन मान लेता है कि वो सही है, वो बोलता है कि वो दोनों सैम है। वो डिक्लेयर करता है कि अभी के लिए वो साथ रह सकते हैं, लेकिन प्राइज मनी उसका होगा। इस राउंड के बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मिंगी सवाल करता रहता है, डाउटफुल होकर, जबकि हमारा गाय उसे याद दिलाता है कि उसका काम बस साथ बने रहना है। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो डेड एंड लगती है। जैसे ही मेडियोकर हंटर फाइनली कैच अप करता है, सेओजान दीवार पर अपना हाथ स्लाइड करता है और उसे धक्का देता है और सामने से जोरदार चीयर्स सुनाई देती है। घोषणा होती है कि पहला कंटेस्टेंट मेज से बाहर निकल चुका है और एक नया रिकॉर्ड बन गया है। ऑडियंस को यकीन नहीं होता, सब सोचते हैं ये लड़का आखिर है कौन, जबकि सेओ यून समझ जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि सेओ जुन है, जो बिल्कुल नॉनशलेंटली बाहर आता है बिना किसी सिंगल मॉन्स्टर से लड़े। मिंगी को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो सेओ जुन से टकरा गया था। दोनों ने थोड़ी देर साथ काम करने पर सहमति दी थी और फिर राउंड 1 के रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं। हमारे अवेकन को फर्स्ट रैंक, मिंगी को सेकंड, जुन वान को थर्ड और आगे के नाम मिलते हैं। लोग केओस में पड़ जाते हैं जब देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस ने मेज सिर्फ 27 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। सब बुदबुदाते हैं कि क्या ये पॉसिबल भी है और सोचते हैं कि ये किस एकेडमी से है। इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि जुन हुआन ली को फर्स्ट के लिए शुइन माना जा रहा था और उसका सेकंड में भी न आना इनसे लगता है। जुन हुआन सेओजान के पास आता है, उसके ऊपर होवर करता हुआ बस उसे घूरता रहता है। हमारा लड़का रेड हेड डूड को पहचानता है और सोचता है कि ये उससे क्या चाहता है और ऐसी नजर क्यों है। किम कुछ बोलने ही वाला होता है कि जुन हुआन उसे काटते हुए कह देता है कि उसे नहीं पता वो क्या सोच रहा था और डिक्लेयर करता है कि हमारा लड़का बस लकी हो गया। लोग हंसते हैं और सियोजान का मजाक उड़ाते हैं, काश उन्हें भी ऐसी लक मिलती। हमारा बंदा लोगों की बातों को इग्नोर करके वापस अपनी लेसन्स पर ध्यान देने का फैसला करता है। बाद में रिवील होता है कि किम का मुकाबला क्वेल एकेडमी के एज जायंट दियोकिल जांग से है,
जिसे फैंसी टेक्निक के सामने ब्रिक वॉल जैसा बताया जाता है। डियोकिल मानता है कि उसके अपोनेंट को लक से फायदा मिला था और सोचता है कि अब उसके सामने उसकी लक खत्म हो जाएगी। मैच शुरू होता है और फाइट की घोषणा होते ही डियोक्सिल सेओजुन की तरफ झपटता है, ये कहते हुए कि वो दिखाएगा कि उसकी लक को कहाँ ठूंस सकता है, जबकि किम स्मर्क करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच वेटिंग रूम में मिंगी सोचता है कि उसका दोस्त ठीक रहेगा या नहीं, लेकिन अपने अपोनेंट को देखकर उसे लगता है कि उसे खुद की चिंता करनी चाहिए। उसका अपोनेंट निकलता है जॉन हुआन, और ये जानकर उसका पूरा शरीर कांप जाता है। उसे वो शब्द याद आते हैं कि उसने अभी तक फाइट नहीं की है, और वो सोचता है कि हार मान ले, फॉरफिट कर दे या पूरी ताकत से लड़े, कौन जानता है क्या हो सकता है। ली अपनी मुट्ठियां भींच लेता है जब उसे एहसास होता है कि सिर्फ जुनान ही नहीं बल्कि डियो और चाओलमैन भी हैं, जो सब फेमस एकेडमी से हैं। उसे लगता है कि उनके जैसे लोगों के सामने कोई चांस नहीं रखता, और जब वो सोच ही रहा होता है कि फॉरफिट करने में देर तो नहीं हो गई, तभी वो अनबिलीवेबल देखता है। अनाउंस किया जाता है कि जो टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ था उसका विनर पहले ही तय हो चुका है, और वो है ड्रीम एकेडमी का किम सेओजान। वेटिंग रूम में हम जुन वुआन और मिंगी को देखते हैं। मिंगी अपनी सीट पर हिलता है और उछलकर कहता है कि वो रेडी है, जबकि रेड हेयर डूड गुस्से में दांत पीसता है। एक ब्लैक फ्लैश में रेफरी आता है और सेकंड राउंड की डिटेल्स अनाउंस करता है। रिवील होता है कि ये 1-on-1 टूर्नामेंट होगा, और चूंकि ये डिवीजन 4 कंपटीशन है, कोई मैजिक वेपन्स अलाउड नहीं है, लेकिन मैजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट्स की परमिशन है। रेफरीज को अथॉरिटी है कि अगर कोई कंपेटिटर आगे फाइट करने में असमर्थ हो जाए तो वो फाइट रोक सकते हैं। सियोजान कैलकुलेट करता है कि 32 लोग राउंड 1 पार कर चुके हैं, तो 16 मैचेस होंगे। वो ब्रैकेट्स के बारे में सोच ही रहा होता है कि एक प्लेयर रेफरी को बुलाकर फॉरफिट करने की बात कह देता है, जिससे वो स्टन रह जाता है। इसी दौरान सियो यून राहत की सांस लेती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने हमारे बंदे को बुलाया था और ऑलमोस्ट पहचानी जा गई थी। वो इतनी शॉक थी कि खुद को संभाल ही नहीं पाई, क्योंकि किसने सोचा था कि वो फर्स्ट आएगा। इसलिए बीरांग हंटर शांत होने के बाद वापस जाने का फैसला करती है। बैटिंग विंडो के पास बातचीत सुनकर उसे पता चलता है कि लोग सोच रहे हैं कि 32 लोग राउंड में गए थे, तो फिर सेमीफाइनल्स इतनी जल्दी कैसे आ गए। रिवील होता है कि बाकी सबने फॉरफिट कर दिया। एक गंजा बंदा कहता है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि जैन ह्यूअन ली जीतेगा, और सोचता है कि कौन इतना बेवकूफ होगा जो किसी और पर बेट लगाए। तभी एक आदमी सूटकेस लेकर आता है और डिक्लेयर करता है कि वो किमोजन पर 1 बिलियन बेट करेगा, जिससे वहां मौजूद सब लोग शॉक में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये आदमी सीरियस है। लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बंदा बस लकी है और ड्रीम एकेडमी नाम की किसी नोबडी स्कूल से है। सियोन उस आदमी को देखती है और सोचती है कि आखिर ये है कौन। दूसरी तरफ वेटिंग रूम में प्लेयर्स फॉरफिट करते दिखते हैं, और मिंगी धीरे से कहता है कि डिवीजन 4 में ये कॉमन है, क्योंकि बिग एकेडमीज के स्टूडेंट्स हमेशा डोमिनेट करते हैं। ये भी रूमर्स हैं कि जुन हुआन कॉन्टेस्ट हो या ना हो, कभी होल्ड बैक नहीं करता। मिंगी सोचता है कि ये सिर्फ डिवीजन 4 टूर्नी है, इसके लिए सीरियसली हर्ट होना वर्थ नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं कि शायद वो बिग एकेडमी विंस के लिए स्पीड बम्प्स बनकर रह जाएंगे, इसलिए फॉरफिट करना बेटर ऑप्शन है। और इसी तरह आखिर में सिर्फ 5 लोग बचते हैं। पहला मैच सेओजुन और डियोकिल के बीच, दूसरा मैच जैन ह्यूआन और मिंगिली के बीच, और चाओलमैन डिफॉल्ट से आगे बढ़ जाता है। किम राउंड 1 में फर्स्ट आया था, इसलिए वो सोचता है कि अगर वो एक और मैच जीत गया तो क्या पूरा टूर्नी लॉक हो जाएगा। तभी वो मिंगी को डर से कांपते हुए देखता है और कारण पूछता है, तो मिंगी हमारे अवेकन से सवाल करता है कि मैचेस शुरू होने वाले हैं, फिर भी वो नर्वस क्यों नहीं है। जब जुन हुआन उसका अपोनेंट है, सेओजान कहता है कि उसने उससे अभी तक फाइट भी नहीं की और वो पहले से हारने की प्लानिंग कर रहा है। मिंगी कहता है कि उसका हारना ऑलमोस्ट सर्टन है, जबकि हमारा बंदा उसे बस फॉरफिट करने को कहता है। मेडियोकर हंटर बताता है कि वो ऐसा भी नहीं कर सकता। तभी रेफरी आकर स्टेडियम में फर्स्ट मैच के लिए सेओजिन और डियोकल को बुलाता है। हमारा बंदा खड़ा होता है और मिंगी को सलाह देता है कि या तो फॉरफिट कर दे या पूरा दम लगा दे, और कौन जानता है क्या हो जाए। ली उसे पकड़कर पूछता है कि क्या उसे चिंता नहीं है, और किम रिवील करता है कि वो बस ये सोच रहा है कि इससे उसे कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। होस्ट तिर्ज़ाडी एकेडमी टूर्नामेंट के सेकंड राउंड की अनाउंसमेंट करता है और कंटेंडर्स को इंट्रोड्यूस करता है। न्यू डंजन मेस रिकॉर्ड होल्डर और मिस्टीरियस न्यूकमर
किम सियोजिन। हमारा बंदा फील करता है कि ये लोग इसे काफी हाइप कर रहे हैं। डो क्योल एग्रेसिवली सेओजान की तरफ लीप करता है और एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन हमारा लड़का उसे आसानी से डॉज कर लेता है। होस्ट डिक्लेयर करता है कि लगता है ये यहाँ सिर्फ लक से नहीं पहुंचा। डियोकिल हैरान होता है कि इस लड़के में ऐसा क्या है, वो खुद को मारने जैसा ट्राई कर रहा है अटैक लैंड करने के लिए और कुछ भी काम नहीं कर रहा। गुस्से में आकर वो अपनी मैजिक इन्फ्यूज्ड एएक्स निकालता है और चैलेंज करता है कि देखता है क्या वो इसे भी डॉज कर पाएगा। उसकी सरप्राइज के लिए हमारा अवेकन अपनी स्पीयर से उसकी एएक्स को उड़ा देता है। डियो कॉल कांपता है और जमीन पर गिर पड़ता है। होस्ट मानता है कि अनबिलीवेबल हो चुका है क्योंकि उन्हें पहले ही मैच का विनर मिल गया है, बल्कि बंदा डिसबिलीफ में रहता है कि उसे सेओजुन ने ओवरपावर कर दिया और वो हार गया। विनर अनाउंस होता है किम सियोजुन ड्रीम एकेडमी से, लेकिन हमारा बंदा कोर्स प्रोग्रेस देखकर डिसअपॉइंटेड होता है और सोचता है कि बस इतना ही मिला। उसका पूरा पॉइंट रैपिड कोर्स प्रोग्रेस करना था और इतने सारे फोर्फिट्स के कारण उसे सिर्फ 2 मैचेस ही मिले। फ्री पास के रिमेनिंग डेज टिक डाउन होते देख हमारा लड़का रियलाइज करता है कि उसके पास वेपन्स खरीदने और पास रिचार्ज करने के लिए इनफ मनी नहीं होगी। अब उसके पास सिर्फ एक चॉइस बचती है, प्राइज मनी जीतना। मिंगी की आवाज उसकी ट्रांस तोड़ती है, जो उसकी स्ट्रेंथ को लेकर बहुत एक्साइटेड है। सेओजान उसे बताता है कि उसने कभी कहा ही नहीं था कि वो वीक है। तभी रेफरी आता है और कंटेस्टेंट्स जून ह्यूअन और मिंगी ली को मैच 2 के लिए आगे आने को कहता है। एरोगेंट डूड बाहर जाते हुए मेडियोकर फेला से टकरा जाता है। वो किम को कॉल आउट करता है और याद दिलाता है कि उसने कैसे कहा था कि वो दोनों सैम है। वो रिवील करता है कि उसे शुरू से ही उसके बारे में कुछ अलग लगा था, जैसे किनशिप या कुछ और देओको को हराते देखकर मिंगी एडमिट करता है कि उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद जीत गया हो। वो मानता है कि चीजें कभी उसके पक्ष में नहीं जाती और वो सेओजान जितना स्किल्ड या स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो ऐसा इंसान बनना चाहता है जिस पर उसकी छोटी बहन गर्व कर सके। रेफरी उसे कॉल करता है, किम उसे गुड लक विश करता है और डिक्लेयर करता है कि वो उसे फाइनल में देखेगा। स्टेडियम में मिंगी खुद को अश्योर करने की कोशिश करता है कि वो ये कर सकता है, डीप ब्रेथ्स लेते हुए। तभी जून ह्यूअन उसे चुप रहने को कहता है। उसे इस लड़के की हर चीज पैथेटिक लगती है और इससे भी ज्यादा कि वो इस जोक टूर्नामेंट का हिस्सा है। रेफरी मैच शुरू होने से पहले रूल्स फिर से बताने की घोषणा करता है। जून ह्यूअन मेडियोकर हंटर को घूरता है जो डर से कांप रहा होता है और रेडहेड सिर्फ देखकर ही समझ जाता है कि वो बस प्रे है जो डिवार होने का इंतजार कर रहा है। उसके जैसे एपेक्स प्रेडेटर के लिए ये ओवरकिल है। उसे लगता है कि मिंगी को पता भी नहीं है कि वो उसके सामने आने के लिए कितना लकी है और वो इन्फर करता है कि उसे पहले ही विनर डिक्लेयर कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो खुद को इस कॉन्टेम्प्टेबल गार्बेज के सामने लोअर करे। एरोगेंट ब्रैट मिंगी को स्वॉर्ड पोजीशन करते देख शॉक्ड रह जाता है कि वो ट्राई भी कर रहा है। वो सोचता है कि क्या उसे लगता है कि वो उसके खिलाफ चांस रखता है और रेफरी से होल्ड अप के बारे में पूछता है। रेफ उसे बताता है कि जल्द ही अनाउंसमेंट होगी। तभी होस्ट कंटेस्टेंट से पूछता है कि क्या वो रेडी है। मैच शुरू होता है और यान ह्यूअन वाइल्ड प्रेडेटर की तरह रिलेंटलेसली मिंगी पर लीप करता है, जबकि मिंगी उसके अटैक्स के साथ कीप अप करने की कोशिश करता है। जून ह्यूअन इंटेंस होकर स्वॉर्ड के बैक से मेडियोकर फेला को मारता है और स्पिट्स करता है कि उसके जैसे इंसेक्ट्स को अपनी जगह पता होनी चाहिए। मिंगी घुटनों पर गिर जाता है, खून खांसते हुए सोचता है कि क्या ये खत्म हो गया। उसे रियलाइजेशन होती है कि वो उसके सामने बिल्कुल मैच नहीं है। जीत या हार के बारे में सोचना तो दूर की बात है। वो ऐसा इंसान बनना चाहता था जिस पर उसकी बहन प्राउड हो, लेकिन वो इनफ अच्छा नहीं है। फिर भी मिंगी वापस खड़ा होता है और डिसाइड करता है कि कम से कम एक हिट लैंड करेगा ताकि वो खुद को प्रूव कर सके। आखिर में रेवेनेंट एकेडमी का जून ह्यूअन ली विनर होता है, जो किसी के लिए सरप्राइज नहीं है। लोग उसके बारे में बुदबुदाते हैं, जबकि वो कट चीक के साथ ब्लैंक फेस्ड खड़ा रहता है। रेडहेड डिसबिलीफ में होता है कि एक लूजर उसे हिट कर पाया और वो लोगों को ये कहते सुनता है कि ऐसे लूजर के खिलाफ तो आसान होना चाहिए था, और वो गेस करते हैं कि ली इतना बड़ा डील नहीं है। जून ह्यूअन इन्फ्यूरिएटेड हो जाता है कि लोग उसे डाउन प्ले कर रहे हैं और वो फोर्फिट डिक्लेयर कर देता है। ये कहते हुए वो मिंगी को हिट करता है और बोलता है कि इस गटर ट्रैश टूर्नामेंट में और गोदम फेलियर्स की इस डिवीजन में होना इंसल्ट है। रेफरी उसे रोकने की कोशिश करता है और वार्न करता है कि मैच खत्म हो चुका है और अगर वो नहीं रुका तो उसे डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा।
जून ह्यून याद दिलाता है कि उसने ऑलरेडी फॉरफिट कर दिया है और पूछता है कि क्या वो ही अकेला है जिसे हंटर्स का कॉस्प्ले करते इन कॉकरोचेस से डिस्कस नहीं हो रहा। वो मिंगी के सिर पर पैर रखता है और उसे क्रश करता है। तभी सेओजान सामने आ जाता है और उसे अपनी स्पीयर से हिट करने की कोशिश करता है। हमारा बंदा फाइनल तक होल्ड ऑफ करने वाला था, लेकिन उसने गैस किया कि वेट नहीं किया जा सकता क्योंकि जुनान को अपना लेसन सीखना जरूरी है। सेओजान जुनान से कहता है कि मिंगी के सिर से अपना पैर हटाए, लेकिन वो और जोर से क्रश करता है और पूछता है कि अगर वो नहीं हटाना चाहे तो क्या। हमारा अवेकन अपनी स्पीयर फ्लिंग करता है। उसे तुरंत पीछे हटने पर मजबूर करते हुए वो मिंगी को चेक करता है। ली उनका मजाक उड़ाता है, उन्हें 2 पीज इन अ पॉड कहकर और फेक इमोशनल एक्ट करता है। किम बोलता है कि उसकी जिंदगी में सच में कुछ बहुत गलत हुआ होगा जो उसे लगता है कि लोगों को कुचलना ठीक है। जून ह्यून रियलाइज करता है कि वो समझ ही नहीं रहा और क्लैरिफाई करता है कि वो उन दोनों में से किसी जैसा नहीं है और उसे यहाँ होना इंसल्टिंग लगता है। हमारा बंदा कहता है कि उन्हें भी यहाँ होने का उतना ही हक है जितना उसे, लेकिन आरोगेंट ब्रैड को ये नॉनसेंस लगता है कि सब इक्वल है और लाइफ फेयर है वगैरह। वो उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि सिर्फ बेस्ट ट्राई करना इनफ है। सार्कास्टिकली पूछता है कि क्या वो इसके लिए मेडल चाहता है। ऑडियंस बैफल्ड हो जाती है कि ये सब क्या चल रहा है और रेफ्स या कोई इसे क्यों नहीं रोक रहा। मीनवाइल एक रेफ आर्ग्यू करता है कि उन्हें रोकना चाहिए। तभी दूसरा उसे बताता है कि हायर अप्स ने उन्हें होल्ड बैक करने का ऑर्डर दिया है। एसईओ को सेओजन की चिंता होती है, जबकि जून ह्यून हंसता है और पूछता है कि क्या उसे सच में नहीं पता दुनिया कैसे काम करती है। वो कहता है कि अगर वो चल रहा है और किम उसके रास्ते में आ गया तो वो कुचल दिया जाएगा। यही नेचुरल ऑर्डर है। उसे लगता है यही इंसेक्ट्स के साथ होता है। ये सुनकर हमारा अवेकन हिल जाता है क्योंकि वो भी पहले यही सोचता था। 9 लंबे साल प्रो हंटर बनने की तैयारी, बस दीवार पर दीवार से टकराना, न पैसा न कुछ। सेओजन चाहे जितनी मेहनत करे, उसकी बेस्ट एफर्ट्स भी बस उसे डूबने से बचाती थी। आगे वो कहीं नहीं पहुंचा। उसके लिए इम्पॉसिबल ड्रीम्स से चिपके रहना सबसे पैथेटिक था। अनगिनत बार उसने खुद से कहा कि अभी छोड़ दे। सोचता रहा कि क्या वो कभी बन पाएगा। वो डिल्यूजनल था क्योंकि रियलिटी का सामना करना डरावना होता है और फिर भी उसे ये सब सुनना पड़ा। सेओजन को फर्क नहीं पड़ता कि जून वुन उसके लिए जगह कहाँ सोचता है और वो उस पर झपटता है। रेफ बीच में आने की कोशिश करता है लेकिन देर हो चुकी होती है। रेडहेड डूड साई करता है, सोचते हुए कि वो सच में पागल हो गया है। एक इंटेंस फाइट होती है और किम रियलाइज करता है कि वो स्ट्रॉन्ग है और अब समझता है कि लोग उसे इतना हाइप क्यों कर रहे थे। उसने कभी डाउट नहीं किया था कि वो डीकेल को हरा देगा, लेकिन अब उसे डाउट हो रहा है। हमारा अवेकन नेगेटिव थॉट्स झटक देता है, जानते हुए कि ऐसे सोचकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए वो फ्लो के साथ जाता है और इंस्टिंक्ट फॉलो करता है। नतीजतन सियोजुन अपनी स्पीयर से जुनान को हिट कर देता है, जबकि रेफ उन्हें रोकने की कोशिश करता है। आरोगेंट बास्टर्ड जानता है कि वो प्रेडेटर है, प्रे पर रेन करता है, लेकिन सियोजुन की आंखें उसे चीरती हुई देख वो स्कॉफ करता है। वो सोचता है कि ये वीकलिंग प्रेडेटर जैसी आंखें कैसे रख सकता है, फिर गैस करता है कि कोई भी लुक मिमिक कर सकता है। हमारा बंदा जून वैन का अटैक ब्लॉक कर लेता है और लगता है कि लड़ाई के साथ साथ वो बेहतर होता जा रहा है। रेडहेयर डूड सोचता है कि क्या वो इमेजिनेशन है या वो सच में बेटर हो रहा है, जैसे किसी कब से रेसलिंग करना जो लाइन बनता जा रहा हो। ली के लिए लास्ट स्ट्रॉ ये होता है कि सियोजन उसे फेंड ऑफ कर देता है, इसलिए वो गुस्से में ऑरा स्वॉर्ड निकाल लेता है। ऑरा स्वॉर्ड देखकर हमारा बंदा जान जाता है कि वो इसे रोक नहीं पाएगा, मैजिक के बिना नहीं। रेफ सख्ती से जॉन ह्यून को रुकने की वार्निंग देते हैं। लोग उनकी तरफ दौड़ते हैं। सियोजन जानता है कि उसे पूरी ताकत से डॉज करना होगा, भले ही उसका दिमाग कह रहा है डॉज करो, वो करना नहीं चाहता। जैसे इसे डॉज करना उसके अब तक के सारे एफर्ट को फेंक देना होगा। उसी पल हमारे अवेकन के दिमाग में शंग वायु के वर्ड्स गूंजते हैं। उसने कहा था कि उसके एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर फाइट पहले से हार चुके हो तो एनिमी कैंप में अकेले क्यों घुसे। वो सही था, सब खत्म हो चुका था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो पहला पल था जब असली डर महसूस हुआ, जानते हुए कि वो हारा जाएगा। फिर भी उसने फाइट की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे करना था। उसने अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया था कि सब कुछ खो जाने पर भी पूरी ताकत से अटैक करो। उसे लगता था कि उनमें पहाड़ हिला देने की स्ट्रेंथ हो सकती है, इसके बिना वो हार जाएंगे।
आखिर में उसने कहा कि डिल्यूजनल फाइटिंग स्पिरिट ही चाहिए, पहाड़ उखाड़ने की ताकत। सेओजिन रियलाइज करता है कि शंग लड़ा, हरा, फिर लड़ा, और इसी वजह से वो कॉन्करर बना। ली और किम पूरी ताकत से एक दूसरे पर झपटते हैं और इम्पैक्ट से स्टेडियम धूल से भर जाता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं कि अभी क्या हुआ। धूल छंटने पर एक एग्जॉस्टेड सेओजिन दिखता है और एक अनकॉन्शियस जून ह्यूअन जो जमीन पर गिर पड़ता है। स्टेडियम तालियों और चीयर्स से गूंज उठता है। ऑडियंस सेओजिन का नाम चांट करती है। एसईओ को यकीन नहीं होता कि वो क्या देख रही है। उसे 2 हफ्ते पहले याद आता है जब हमारा बंदा मुश्किल से मैजिक स्वॉर्ड अटैक संभाल पा रहा था और अब ऑरा स्वॉर्ड झेल रहा है। वो बैफल्ड होती है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तभी उसकी नजर बेटिंग विंडो वाले आदमी पर पड़ती है जिसने सेओजिन पर बेट लगाया था। वो आदमी शौक से कांप रहा होता है, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा। सियोन सोचती है कि उसे क्या हुआ है और मानती है कि वो खुद भी सरप्राइज है, लेकिन वो आदमी पूरी तरह शेकन है, जैसे उसकी कोई फंडामेंटल बिलीफ टूट गई हो। अचानक उसे याद आता है कि उसने हमारे बंदे पर बेट लगाया था, और जब वो फिर देखती है वो आदमी कहीं नहीं होता। बाद में हम किम को पेवमेंट पर थका हुआ चलते देखते हैं। वो साई करता है, याद करते हुए कि उसे डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया था। मैनेजर ने बताया कि जून वैन ली का बिहेवियर भी आउट ऑफ लाइन था, लेकिन उसने फॉरफिट कर दिया था, जबकि हमारे बंदे ने मैच में इंटरफियर किया, रेफरी की मल्टीपल वार्निंग्स इग्नोर की और रूल्स का पूरा वायलेशन किया। सेओजिन मानता है कि वो गलत नहीं और उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्यूरियस है कि जून ह्यूअन का क्या होगा। मैनेजर रिवील करता है कि वो भी डेफिनेटली डिस्क्वालिफाइड है। ऑरा स्वॉर्ड का इस्तेमाल डेडली इंटेंट दिखाता है। हो सकता है वो प्रोसिक्यूशन से बच जाए, लेकिन उसे 5 साल के लिए प्रो हंटर एग्जामिनेशन से बैन कर दिया जाएगा। आखिर में चौमान ली डिफॉल्ट से विनर बनता है, मिंगी सेकंड आता है और देओकल थर्ड। हमारा बंदा नोट करता है कि कम से कम उसका कोर्स प्रोग्रेस बढ़ा, खासकर जून ह्यूअन से फाइट करने से। वो इसे ह्यूज गेन मानता है और अब वो आखिरकार शंग के कोर्स में 50% से ऊपर पहुंच चुका है। अब जब सेओजिन इस बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि लड़ाई के दौरान जो स्ट्रेंथ सर्ज आया था वो शायद हाफवे पॉइंट ब्रेक करने की वजह से था। वो इसी सोच में डूबा हुआ होता है कि क्या वो कोई नया कोर्स स्टार्ट कर सकता है। तभी उसके कंधे पर एक टैप उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। पता चलता है कि ये सीन है जो वरीड है कि वो ठीक है या हर्ट हुआ है। हमारा बंदा लापरवाही से स्ट्रेच करता है और उसे बताता है कि वो काफी टफ है। ये सुनकर बीरंग हंटर को राहत मिलती है। सेओजिन उससे माफी मांगता है कि वो जीत नहीं पाया क्योंकि उसने इंटरवीन किया, लेकिन वो उसे एश्योर करती है कि सब ठीक है और माफी की कोई जरूरत नहीं। बल्कि वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो प्राइज मनी को लेकर काफी एक्साइटेड था। उसी पल हमारे बंदे को रियलाइजेशन हिट करता है और वो इस बात पर टैंट्रम करने लगता है। वो लॉन्ग गिनर्स की स्पीयर और कोर्सेज रिन्यू करने की सोच में इमोशनल ब्रेकडाउन में चला जाता है। सियन क्यूरियस हो जाती है कि वो पैसे से क्या करने वाला था और किम उसे बताता है कि एक वेपन था जिस पर उसकी नजर थी। हमारा अवेकेंड खुद को संभालता है ये सोचकर कि ठीक है, भले ही वो डिसअपॉइंटेड है, लेकिन अगर उसने इंटरवीन नहीं किया होता तो ज्यादा रिग्रेट करता। उसे लगता है कि पैसा किसी न किसी तरह मैनेज हो जाएगा। तभी अचानक मिंगी आ जाता है, सेओजिन को बुलाते हुए, और पूछता है कि क्या वो जा रहा है। बी रैंक हंटर अपनी पहचान छुपाने के लिए कैप झुका लेती है, जबकि मिंगी हिम्मत जुटाकर कहता है कि वो उम्मीद करता है कि एक दिन वो हमारे बंदे जैसा बन सके। किम कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह जाता है और फिर कहता है कि ये टफ हो सकता है, जिससे दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। सेओजून जानता है कि आज के समय में मिंगी के पास प्रो हंटर बनने के लिए जरूरी चीजें नहीं हैं। वो मानता है कि कोशिश करने से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन रियलिटी अक्सर ड्रीम्स के रास्ते में आ जाती है। हमारा बंदा कहता है कि वो अभी यंग है और बहुत सी दूसरी चीजों में अच्छा बन सकता है, और उसे डिस्करेज न होने की सलाह देता है। मेडियोकर बंदा मान लेता है कि वो सही है और क्लियर करता है कि उसका मूड खराब करने का इरादा नहीं था, बस टेंस माहौल महसूस करके बाय कहना चाहता था। मिंगी सेओजन को हर चीज के लिए थैंक्स कहता है और जैसे ही मुड़कर जाने लगता है, हमारा बंदा उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि वो किसी की भी एडवाइस न सुने कि वो क्या कर सकता है या नहीं, यहाँ तक कि उसकी खुद की भी नहीं। वो कहता है कि उसमें स्किल की कमी है और ये फैक्ट है, और लोग उसे बताएंगे कि वो नहीं कर सकता, ये नहीं होगा। लेकिन किम उसे याद दिलाता है कि ये उसकी जिंदगी है, किसी और की नहीं, और अगर वो करना चाहता है तो उसे करना चाहिए। बस यही।
मिंगी रोते हुए पलटता है। उसके जाने के बाद SEOU एडमिट करती है कि हमारा बंदा सरप्राइजेस से भरा है और लगता है कि उसने एक नया फैन बना लिया है। लेकिन हमारा अवेकेंड उसे याद दिलाता है कि उन्हें फैंस नहीं, स्टूडेंट्स चाहिए, और उसे रिग्रेट होता है कि उसने मिंगी को ड्रीम एकेडमी के बारे में नहीं बताया। दूसरी तरफ सियोन चमक उठती है ये रियलाइज करके कि उसने वी कहा और सेओजन के लिए वेपन खरीदने की ऑफर करती है, जिससे वो डिसबिलीफ में चला जाता है। वो उसे स्कॉलरशिप समझने को कहती है और बताती है कि उसे अपने ग्रैंडफादर के थ्रू एक अच्छी जगह पता है। हमारा बंदा अग्री करता है और उसे वार्न करता है कि उसका टेस्ट एक्सपेंसिव है। इसी बीच एक आदमी जोर से अंदर आता है और पूछता है कि मास्टर अंदर हैं क्या। उसे बताया जाता है कि मेडिटेशन के दौरान डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, लेकिन वो आदमी अर्जेंट बताकर सबको इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। मनोल, स्वॉर्ड स्टार का एड, अंदर जाता है और अपने मास्टर को अपनी प्रेजेंस का एहसास कराता है, जो उसे याद दिलाता है कि उसने साफ कहा था डिस्टर्ब नहीं करने को, और पूछता है कि क्या वो उसकी बात टालने की हिम्मत करता है। मास्टर की ऑरा इतनी जबरदस्त होती है कि मंचिल हिल भी नहीं पाता। जब वो बताता है कि बात SEOU की है, तो वो रिवील करता है कि उसने एकेडमी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और डिटेल्स अभी आ रही हैं। लेकिन साफ है कि उसके पास एक नया स्टूडेंट है। मैंचल कहता है कि वो डील कर सकता है, लेकिन मास्टर मना कर देता है और खुद देखने का फैसला करता है कि ये स्टूडेंट कौन है। मास्टर निकलता है स्वॉर्ड स्टार मिंचल पार्क। हम जून को देखते हैं, जो अपना डेली असाइनमेंट ऑलमोस्ट पूरा कर चुका होता है। तभी SEOU अंदर आती है। वो उसे ग्लेयर करती है जबकि उसका बैक उसकी तरफ होता है। जैसे ही हमारा बंदा घूमता है, वो उसे देखता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके सिर के पीछे छेद जला रही हो। सीन पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगा और बताती है कि वो नया वेपन लेने को लेकर कितना एक्साइटेड था, वर्कशॉप में कितना पिकी था और आखिर में कुछ भी नहीं लिया। हमारा बंदा कहता है कि वो उसे ट्रबल नहीं देना चाहता था, लेकिन ये बात बीरांग हंटर को डाइजेस्ट करना मुश्किल लगता है क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसा नहीं लगता। सेओजन रियलाइज करता है कि वो उसे बहुत अच्छे से जानती है और असल रीजन ये था कि वो ट्रांसेंडेंट वेपन्स को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। वो कर्मा कैलकुलेशन को कर्स करता है जब उसे याद आता है कि उसने SEOU से कैश मांगने और लॉन्गिनस की स्पीयर के लिए सेव करने का सोचा था, लेकिन प्राइस फिर से बढ़ गया। लगता है हर शॉर्टकट लेने पर कर्मा कैलकुलेशन बदल जाती है। इसी बीच SEOU माफी मांगती है कि उसने उसके लिए कुछ करने की कोशिश की और कहती है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। उसे सल्क करते देख वो पूछती है कि वो किस फॉर्म की मैजिक यूज कर रहा है। हमारा अवेकेंड क्लूलेस लगता है। तब वो उसे बताती है कि मैजिक यूज करने के लिए मैजिक फॉर्म्स सीखनी पड़ती है। उसे डंजन रेड्स करते देखकर साफ है कि वो जानता है कैसे यूज करना है, और टूर्नामेंट भी नोवाइस लेवल नहीं था। लेकिन वो कहती है कि उसने कभी उसके सामने मैजिक यूज नहीं की। सेओजन रियलाइज करता है कि उसने अभी तक कोई मैजिक सीखी ही नहीं। मैजिक फॉर्म्स दरअसल मैजिक यूज करने की टेक्निक्स का कलेक्शन होती है। हर किसी की अपनी मेथड्स होती है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। हर हंटर एकेडमी अपनी पेटेंटेड मैजिक फॉर्म्स सिखाती है। हमारा बंदा याद करता है कि फेमस एकेडमी जाने के लिए सेव करने की एक वजह यही थी। वो SEOU से पूछता है कि क्या वो यहाँ स्वॉर्ड स्टार मैजिक सिखाती है, लेकिन वो लगभग तुरंत मना कर देती है, कहती है कि ये स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। सेओजुन गेस करता है कि अगर ऐसा होता तो यहाँ बाहर लाइन लगी होती। फिर भी बीरैंक हंटर उसे अपनी बनाई हुई मैजिक फॉर्म सिखाने की ऑफर देती है। ये सुनकर हमारा बंदा शॉक्ड रह जाता है, जबकि SEOU कहती है कि उसे टीचिंग मेथड्स में हमेशा इंटरेस्ट रहा है और पूछती है कि वो इतना सरप्राइज्ड क्यों लग रहा है। किम हकलाते हुए मानता है कि वो कूल है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि शायद वो स्वॉर्ड स्टार लेवल का नहीं है। फिर भी उसे पता है कि मैजिक फॉर्म्स हंटर्स के लिए जरूरी होते हैं, और जून ह्यूअन से लड़ाई ने साफ कर दिया कि मैजिक न जानना कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। हमारा बंदा सोचता है कि क्या उसे अब मैजिक कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, और हिसाब लगाता है कि क्या वो इतना लोड संभाल पाएगा। सियोजान के चेहरे पर थोड़ा फरोड एक्सप्रेशन आता है जब वो सोचती है कि क्या उसका अपना मेथड होना इतना सरप्राइजिंग है। आखिर में वो ये मान लेती है कि शायद उसे इंटरेस्ट नहीं, और उसे अकेला छोड़कर ट्रेन करने का फैसला करती है। सियोजान उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, और वो बताती है कि उसके पास बहुत काम है। लेकिन हमारा फेला उसे इतना जानता है कि समझ जाता है कि वो बिजी नहीं है और उसका मजाक उड़ाता है।
बी रैंक हंटर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलती है कि जब वो ना हो तो बस लॉकअप कर देना। हमारा अवेकन उसे रीअश्योर करता है कि वरी मत करो और उसके जाने के बाद फिर से सोचने लगता है कि उसे कौन सा कोर्स लेना चाहिए। वही दूसरी तरफ SEO अकेडमी से एम्बेरस्ड होकर बाहर निकलती है क्योंकि असल में उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। सेओजून आखिर में इंस्ट्रक्टर मर्लिन का मैजिक वाला कोर्स चूज करता है जहां वो बताता है कि दुनिया को कॉज एंड इफेक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं जो उन रूल्स को फ्लिप और ट्विस्ट कर सकते हैं, और वही मैजिक है। हमारा बंदा सिर हिलाता है और मर्लिन की बात समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना लॉस्ट है कि उसे ये सिद्धार्था के कोर्स जितना ही खराब लगता है। जब मर्लिन समझाना बंद करता है और स्टूडेंट्स को खुद ट्राई करने के लिए एनकरेज करता है, तभी एक डेली असाइनमेंट का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और सेओजन डिसाइड करता है कि वो ट्राई करेगा। उसे लगता है कि कैरिन के लेसन्स की वजह से ये डूएबल होना चाहिए। हमारा बंदा मैजिक सेंस तो करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे शेप कैसे करे। सोचते हुए कि कहीं वो गलत अप्रोच तो नहीं कर रहा, उसे मर्लिन के वर्ड्स याद आते हैं कि मैजिक असल दुनिया और इमेजिनेशन की दुनिया को कनेक्ट करने के बारे में है। इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि जो वो अपने माइंड्स आई में देखता है उसे बाहर की दुनिया में पुल करना है और रियलिटी पर अपनी विल इम्पोज करनी है। यही है वो ऑसम पावर जो नथिंग से समथिंग बनाती है।